इंटरेक्शन कुछ और मतलब है, और फिजिकल में ये है कि आप इधर उधर जो है ना आपस में बात करके फिर भी कोई क्लास में कुछ सीख लेते हैं। ऑनलाइन के मसले कुछ और है, नेट चला गया, लाइट चली गई है, लैपटॉप में बैटरी नहीं है, घर वालों की डांट पड़ रही है साथ, ये एग्जैक्टली मल्टीपल यस चीजें चल मैम, रही है। मैं भी यही कह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में लर्निंग होती नहीं है, अगर आप करने बैठो तो होती है। मैडम आपको ना आइसोलेशन करनी पड़ती है, सबसे अहम चीज है। ऑनलाइन के अंदर आइसोलेशन करनी पड़ती है और कंसंट्रेशन है ना वो बार बार आपकी डाइवर्ट होती है। तो अगर उसको आप मैनेज कर लेते हैं, आपका सेपरेट स्टेशन है, तो फिर तो अच्छी चीज है, आप काफी चीजें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। ऐसे क्लास में कैसे करते हैं? क्लास में तो आपस में एक दूसरे के साथ क्लास में टीचर के ही खिलाफ बातें कर रहे होते हो। नहीं मैडम, वो तो एक इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे आप सभी बैठे होते हो, सभी का एक ही फोकस होता है। कोई नहीं, अब पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। इस वक्त जो है वो अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग की बातें हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर दी न्यू थिंग नाउ। क्या और बात है, न्यू क्या बात है, बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, वैसे वो देखिए सही आपका कह रहे हैं स्वीडन, आपको। नॉर्वे वगैरह तो आपके दोबारा उन्होंने प्रिंटिंग का बोल दिया है, दे आर मूविंग बैक टू। तो ये तो अब तो ना, नहीं नहीं नहीं, अब जो दुनिया के हालात चल रहे हैं उस पे उन्होंने ये कहा कि शायद आने वाले टाइम पे हम ओवरऑल स्कूल जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, जी जो इस वक्त बिल्कुल। कंडीशन चल रही यस, ऐसे हो सकता है जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से। है, एनर्जी क्राइसिस। और आने वाले टाइम पे तो पता नहीं क्या ही होना है। अभी तो आपने अपना सुन ही लिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैडम अगर पेपर भी ऑनलाइन रख दिए गए और मजीद आने वाले वीक तक मतलब एनर्जी की वजह से, तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर ऑनलाइन पेपर किस मेथड से होगा? और अगर जी तो मैम, मैं पेपर भी पहले ऑनलाइन रखें। अब वैसे तो ऑनलाइन नहीं है, नोटिस जो आया हुआ है आपकी क्लास में से किसी ने शेयर किया था, उसमें तो फिजिकल लिखा हुआ है, ऑन कैंपस लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ, इसकी कंडीशन लगा रही हूँ, तो मेरा पूरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और टाइम उसके ऊपर वो लगा होगा, क्या कहते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, एक ऑब्जेक्टिव एक ठीक नंबर है, की। वो आपने गूगल क्लासरूम पे बनेगा पेपर। क्लास, हाँ, गूगल पे मैं बना दूंगी फॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर टाइम लगा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर का है तो 30 मिनट। ऑब्जेक्टिव सही है, सब्जेक्ट वो जो है एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या एक या दो लाइनों के क्वेश्चन लिखने होंगे, आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन, वो सही है, शॉर्ट। बेस्ट ऑप्शन है दिस, वो बेस्ट है। तो 30 नंबर होंगे तो कहीं से इधर उधर सर नहीं मार सकते, और अगर 30 मिनट के अंदर ना सबमिट कराया तो पेपर जाया। इसलिए चैट जीपीटी भी करोगे मैम तो टाइम ही नहीं होगा। इस्लामिक यस, स्टडीज का जो है वो तो ऑनलाइन ही पेपर हो रहा है, तो अगर आप भी ऑनलाइन देना चाहें तो इज इट पॉसिबल? बेटा ये मेरा डिसीजन नहीं, ये डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है वो ये है कि यूयूटी में फिजिकल पेपर हो रहे हैं। आप लोगों को जो वहां पे है उनको ज्यादा अंदाजा होगा इस चीज का। इन्होंने मैम और कोरोना आप, में भी ऑनलाइन पेपर नहीं लिए थे, फिजिकल लिए थे। हाँ जी, यूईटी ने तो ऐसे ही किया था। ऐसे ही है मैम। पेपर फिजिकली हुए थे, मिस बोर्ड के एग्जाम भी फिजिकल हुए थे। मेरे बोर्ड के एग्जाम कोविड में हुए थे, वो फिजिकली होते हैं। लेकिन उसमें सब्जेक्ट कम कर दिए थे ना। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, और आप में से कितने वैसे 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो 4 पढ़ रहे हैं? 5 वाले भी हैं मिस इधर तो। 5 वाले भी है मैडम। अब एक तो हमने कुरान वाला पांच सब्जेक्ट है 5 ना, पढ़ रहे हैं कुरान वाला मैम, हम सब्जेक्ट 5 है ना, पढ़ उसकी रहे हैं, बात 5। नहीं कर रही। पांच के डिपार्टमेंट के 4 सब्जेक्ट। कुरान के अलावा 4 हैं। मैम 4 पढ़ रहे हाँ, हैं हम। कुरान के 4 अलावा। सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट से। 4 और आपके एक दिन ज्यादा में 2 चार। पेपर होंगे? आपके एक दिन में 2 पेपर जी होंगे? हाँ, एक दिन में। ये तो अभी अब नहीं आई, अभी तक डेट शीट नहीं आई, क्योंकि यूजुअली पिछली दफा तो हुआ था कि 2 वीकेंड्स में हुआ था। 2 वीकेंड्स में? फिर अगर तो 2 वीकेंड्स में फिर तो नो बहुत नो अच्छा नो, चीज है, लेकिन अगर एक मिड में करना है मैम, तो मिड टफ जो है होगा। ना, मिड जो है ना, जी 3 जी। पेपर्स एक दिन में हुए थे। ये ज्यादा ही है। हमारे लास्ट टाइम मिड में एक ऐसा दिन था जिसमें 2 पेपर हुए थे, वरना सारे एक पेपर एक दिन में एक थे, 2 वीकेंड्स में हुआ थे। चले, अब डेट शीट आएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आज वैसे रिवाइज करवाऊँ, आगे थोड़ा सा भी ना पढ़ाऊँ? पहले तो मुझे ये बताएं।
जी प्लीज मैडम। जी मैं रिवाइज करवा दे। QGIS पढ़ा देगा रिवाइज करने इसमें के लिए। मैम जो जियो रेफरेंसिंग है, इंट्रोडक्शन टू जीएस है, शेप फाइल, और ये अच्छा, फिर मैंने जो लेक्चर शेयर किए हैं वो मैं खोल लूँ आपके साथ, तो फिर मैं पढ़ाती हूँ, या कोई और ओके बच्चा मुझे बताता जाए, मैं रिवाइज करवाती जाती है। मैम इम्पोर्टेंट वाइज जो है ना वो आप बता दें कि, या पेपर जिस सिनेरियो से आपने देना है उस हिसाब से हमें बता दें कि इस स्लाइड में से ये चीज़ें आ सकती हैं, ये आ सकती हैं, इस पॉसिबिलिटी से काइंडली बताइएगा। हाँ, तो एक जेन्युइन और मैम ये सच्ची बात बताओ। प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट, मैम प्रोजेक्शन और हाँ, कोऑर्डिनेट इस लेक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आई मैम। एक सच्ची बात बताऊं, जेन्युइन यस बात, मैम। वो ये कि जिस ठीक दिन है। मैं पेपर बनाऊंगा ना उस दिन मुझे पता होगा कि मैंने किस मूड से बैठी हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, अल्लाह करे टीचर का मूड अच्छा हो, वो दुआ तब करनी है कि जब मैं पेपर बना रही हूँ, मैम क्योंकि फिर मैं उस 30 वक्त मिनट्स पहले हमें बताइएगा पेपर बनाने से, हम दुआ करेंगे आपके लिए। मैडम हमारा कैरियर इसका मतलब है आपके मूड के हाथ में। करे आप मूड हमेशा करे। नहीं, मूड में नहीं, मतलब ये कि टफ मैडम बनाना है, वीडियो मैडम बनाना मूड है या स्विंग्स नहीं मीठी होने बनाना है, चाहिए। वो मूड पर डिपेंड करता है? वैसे तो आप लोगों का टफ ही बनाऊंगी, मैं अभी बता रही हूँ, टफ ही बनाऊंगी, नंबर बहुत लूज दूंगी लेकिन टफ बनाऊंगी। हम दुआ करते अल्लाह आपका अरे मूड मैम अच्छा पहले ये वो तो टीचर का पेपर मूड हर वक्त आप नंबर ये दे तो खराब ही देंगे। है, होता बस था मुझे मतलब। लग रहा है आपने सही टफ पेपर बनाना है। फुल जो आपने पढ़ाया ना, एक एक चीज आपने पूछनी है, डेटम ये वो। हाँ, उसकी रीजन मैं बता देती हूँ। उसकी रीजन ये है कि अब आप लोग बीएस की क्लास में मैडम नहीं, डिग्री अपने आप को मिनट थोड़ा सेकंड सा वाला मेच्योर। सवाल जरूर पूछना है आपने। हाँ ठीक है। यस मैम, वो वाला पूछिएगा, डिग्री मिनट सेकंड। हाँ, लेकिन पूछूंगी फिर मैं अपनी मर्जी से। वर्ड प्रॉब्लम ना दे फॉर देगा एग्जाम्पल, मिस। अच्छा जैसे कि मैडम मैं बस क्वेश्चन हमें बता रही वही हूँ। पता है। हाँ, जैसे मैं बता देती हूँ कि इतना एक पर्सन ने गलत एंटर कर दिया, या इतना फर्क कर दिया कि इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड का फर्क है, तो आप मुझे बताएं कि रियल लाइफ में कितना डिस्टेंस का फर्क है? सही है, हो जाए। हो जाएगा मैम क्वेश्चन। कैलकुलेटर लाने पेपर में। नहीं, दिमाग अल्लाह ने दिया प्लस माइनस करने के लिए। मैडम इसलिए तो कैलकुलेटर बनाया गया। अल्लाह ने इसीलिए दिमाग भी बनाया था, यूज करने के दिमाग लिए। नहीं मैडम, कैलकुलेटर बनाया गया। नहीं, एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको जरूरत है तो ले आना। मुझे नहीं पता मैं 2 डिग्री का फर्क कहती हूँ या 10 डिग्री का फर्क कहती हूँ, वही मैं कह रही हूँ। मैं पेपर बनाऊंगी तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी जो पेपर बनाऊंगी मेरा अभी तक टिल टाइम यही है कि मैं थोड़ा सा लॉजिकल पेपर बनाऊंगी। मैम दोबारा बता दें प्लीज के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज देंगी आप, ये बता दें। एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स हो गए, या फिलिंग द ब्लैंक्स, तीन इन चीजों में से कुछ आएगा 10 से 15 नंबर का। और बाकी जी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2-2 या 3-3 नंबर के। 15 नंबर लगा ले तो 3 क्वेश्चन होंगे या 2-2 क्वेश्चन होंगे। उसमें ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रोजेक्शन की एग्जांपल दी थी, वेक्टर और रास्टर में फर्क क्या है, हम क्यों रास्टर और वेक्टर यूज करते हैं डाटा सेट। फाइल डाटा हमने पढ़ी थी, तो कवरेज में, शेप फाइल में और डेटाबेस में क्या फर्क है, डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं, डेटाबेस सॉरी सर, में जो सर्वर आ आईडी गया। होती है, सर्वर आगे, डेटाबेस में आईडी होती है, वो क्यों एंटरप्राइज का नाम जरूरी है? पूछिएगा मिस। एंटरप्राइज तो नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? तो सही है। एंटरप्राइज तो सिंपल सी चीज है कि एक सर्वर है, उससे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है और उसकी साइज अनलिमिटेड है, मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है। ओके, मल्टीपल। बस ये इतना सा है कि मतलब एक जगह पे जैसे तो आप भी फॉर मैम ये एग्जांपल 15 नंबर के क्लाउड। क्वेश्चन आंसर्स हो गए और 15 नंबर के अदर जो आप ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हाँ, आप मतलब किस तरह ऑब्जेक्टिव देंगे। से। और किसी ने? 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर का एमसीक्यू है, ऐसे 30 नंबर ही होंगे। हाँ जी, ओके। हम बस रिवीजन करते हैं, काफी इन्होंने रिवीजन मैं इसका करवा देती हूँ, कितनी देर का करवा कितना देती होगा। हूँ। मुझे बताएगा कोई बंदा कि लेक्चर, पहला लेक्चर कौन सा था, हमने उसमें क्या क्या चीजें कवर की थी?
मैम सारे लेक्चर्स प्लीज शेयर भी कर दें ग्रुप में। मैंने कर दिए हुए हैं। मैडम वो डाउनलोड नहीं हो रहे। जी मैम वो डाउनलोड नहीं हो रहे, हो काइंडली गए दोबारा शेयर कर दीजिएगा। डाउनलोड हो गए हैं मिस, शेयर हो जाते हैं अगर हो दोबारा गए आपके दोबारा आप पास। शेयर कर देना, जो भी बोल रहे हैं जिसके पास हो गए वो शेयर कर दे। काइंडली शेयर कर ये दीजिए प्लीज दोबारा से। और जिसके पास हो गए वो काइंडली शेयर कर दे, अगर नहीं होते तो फिर मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी। असल में जीआईएस बेसिकली है क्या? जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। नॉट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन असल में हम इसमें सॉरी क्या क्या मैम, कर सॉरी। सकते हैं? हाँ कोई मसला नहीं। इसमें हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं मैम, रास्टर डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर में, और उसके साथ जो है हम डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग डिफरेंट टूल्स। और एट्रीब्यूट डेटा जो है उसमें हम क्यूरीज लगा सकते हैं, और उसकी थमेटिक शेडिंग है, उसके बाद इन्वायरमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नहीं, इसकी डेफिनेशन में 5 चीजें थी, वो कोई बता सकता है? मैम एक था मैनिपुलेट, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एक था रिट्राइव, जो कि दोबारा हम कर सकते हैं एक काम को। और एक इसमें था डेटाबेस, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है एक जगह पर। और एक लोकेशन था इसमें, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और एक डिस्प्ले था जिसमें हम नक्शा वगैरह बना सकते हैं। आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। हम इसमें बेसिकली जो कहते हैं ना, हम 5 काम कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैप बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड वर्ड में उसको शो कर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये सारा काम हम कर रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ लोकेशन। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं मैम, काइंडली रिपीट करते हैं। डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेट और रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, और लास्ट में ये सारे काम जो हम कर रहे हैं वो विद द रेफरेंस ऑफ स्पेशल लोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और हम जीआईएस यूज क्यों करते हैं? बेसिकली जीआईएस यूज करने का मकसद एक मैप बनाना है। इसका मेन मकसद है स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना है, कि हम ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम बना दे जो डिसीजन कर सके, या हम उस डाटा को देखते हुए डिसीजन कर सके। जैसे भी मैंने स्कूल की एग्जांपल दी है, कि हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, ऐसे एनालिसिस करें कि बाद में हम इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ले जा सकें। आपने रोड बनानी है, कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है? अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ, नई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है और उन्होंने हमें रूट बता दिया, तो कितने घर डिस्टर्ब होंगे, कितना एरिया एग्रीकल्चर का जाएगा, कितने जो है वो मिट्टी के घर जाएंगे, कितने ऑर्चर्ड है वो नुकसान में जाएंगे। ये सारी चीजें हम एनालिसिस करके बता रहे होते हैं कि आपका ये एक डिसीजन की वजह से इतना नुकसान हो सकता है। तो हम कहते हैं हम सारा काम जो जीआईएस में कर रहे हैं वो डिसीजन के लिए कर रहे हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं, या हम प्रीवियस काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1970 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, तो हम या तो प्रीवियस काम को चेक कर रहे हैं, या करंट क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं, या हम प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि आगे वाले आने वाले टाइम पे क्या होगा। ये 3 चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और ये तीनों काम हम जीआईएस में कर रहे हैं। क्लियर है? जहां पे ना समझ आई मुझे बता दीजिएगा। ये मैं सारा पढ़ नहीं रही, ये मैं आगे करती जा रही हूँ। अगर कहीं पे ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। काइंडली मैम स्क्रीन शेयर कर दें। मैंने की भी है स्क्रीन शेयर। नहीं आ रहा मैम नजर। स्क्रीन शेयर हुई भी है। अच्छा आ मैम रहा है, कुछ आ रहा है, बेशक आ रहा है। स्क्रीन शेयर है इस वक्त। फिर बता रही हूँ, जीआईएस में जैसे प्रीवियस आपके पास पड़ा हो 1970 का डाटा, 80 का डाटा, 90 का डाटा, 2010 का डाटा, तो हम देख सकते हैं जैसे अर्बन प्लानर्स ये काम करते हैं कि इस जगह पे फॉर एग्जांपल लाहौर की बात करें, मैं गूगल अर्थ भी खोल के आपको दिखा देती हूँ। आप में से किसी ने गूगल अर्थ पे काम किया है? यस मिस यस किया मैम। हुआ नो है। मैम, एक तो मैंने गूगल अर्थ टास्क दिया खोल था के ना देखा हुआ अपना है काम। एरिया डाउनलोड कर।
काम इसके किया हुआ है। अलावा नहीं भी किया हुआ है। वैसे खोल के कभी देखा है उसको? जी जी मिस। यस मैम। यस वो तो बहुत दफा इस्तेमाल किया है इस जैसे लाहौर की बात करते हैं तो 90s में इतने ज्यादा एरिया फैला नहीं हुआ था लाहौर का जितना अब हो गया है। मैम ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैं दोबारा कर लेती हूँ। अब देखें, अब शो हो रही है। यस मैं दोबारा यस मैम हो रही है। अगर आप ये 2003 का लाहौर का मैप है, इस साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट उस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन अभी उस तरह डिटेल के आपको घर या नजर भी आ रही है, स्ट्रीट्स कटी हुई हैं। ये सोसाइटी कोई बन रही है। ये कौन सी जगह है मिस? ये लाहौर के अंदर ही कोई वाबरा टाउन, कोई जोहर टाउन अच्छा होगा, अच्छा श्रीनगर में सही। भी चल रहे थे। ये देखें, ये पूरा नजर आ रहा है सोसाइटी। 2003 में हम देख रहे हैं, और मैं अभी देखूं तो ये पूरी डेवलप हो चुकी है। मैम ये नजर आ रहा है? टाइम आप वो कर रही हैं? हाँ जी, मैं टाइम के ऊपर देख रही हूँ। मेरे पास पुराने सैटेलाइट इमेज है और मेरे पास सबके सैटेलाइट इमेज है, तो मैं देख रही हूँ। मैं और थोड़ा सा सिटी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे तो किस तरह पॉपुलेशन थी 2007 में। ये देखें, 2001 में इस तरह यहाँ पे क्या कहते हैं स्कैटर फॉर्म में घर थे, और अब 2025 में देखिए पूरी डेवलप हो चुकी है सोसाइटी। तो हम कहते हैं कि हम प्रीवियस भी देख रहे हैं, करंट भी देख रहे हैं, और उसी करंट और प्रीवियस की बेस पे प्रोडिक्शन भी कर रहे होते हैं। कुछ डेटा सेट में हम प्रोडिक्शन करें कि 2030 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जीआईएस डेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं सबसे एग्जांपल जो देती हूँ ना, अगर आप में से किसी को मुल्तान का पता हो, तो मुल्तान में हुआ था जो सोसाइटी कटी थी, डीएचए, पता है ना उसका? जी मैडम, तो यस आमों के बाग उजाड़ दिए थे जो। आमों के बाग, यस। ये है पूरी सोसाइटी डीएचए, ये पूरा एरिया। और मैं अगर आपको 2010 तक ले जाऊंगी, पूरा एग्रीकल्चर एरिया था। और ये सारे ऑर्चर्ड थे यहाँ पे, जैसे ये नजर आ रहे, ये मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये सारा ऑर्चर्ड का एरिया था। यस मैम दरख्त पूरा लगे हुए हैं। ऑर्चर्ड है, ठीक है। और 2016 में इस दर कटिंग शुरू हुई है, और उसके बाद अब यहाँ पे सारा एरिया, जितने मैंगो ऑर्चर्ड थे वो सारे खत्म हो गए। ये देखिए, ये सोसाइटी बनना शुरू हुई है। तो हम, मेरा बताने का मकसद ये कि हम प्रीवियस भी देख रहे होते हैं, हम फ्यूचर भी देख रहे हैं, और करंट भी देख रहे हैं। और उसी करंट के ऊपर अगर मेरे पास प्रीवियस और करंट का डाटा तो डिसीजन कर रहे होते हैं, करंट का डाटा तो डिसीजन कर रहे होते हैं। और अगर हम फ्यूचर की भी बात करें तो हम प्रोडिक्शन के तौर पर डिसीजन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये काम होगा, जैसे फ्लड की बात करें तो 2 लाख क्यूसी का फ्लड आएगा तो इतना एरिया डिस्टर्ब होगा, 4 लाख क्यूसी का आएगा तो इतना एरिया डिस्टर्ब होगा। तो हम पहले से प्लानिंग करके रख लें कि हमने किन किन लोगों को कैसे इवैक्यूएट कराना है, कैसे लोगों को लेके जाना है। ठीक है, और हमने, मैं कहती हूँ यहाँ पे लाखों के हिसाब से हमने जो है ना दरख्त काटे हैं, सिर्फ एक सोसाइटी बनाने के लिए। और यहाँ पे अप्रूवल किसने दी थी, क्यों दी थी, ये मुझे नहीं पता। ये पूरा ऑर्चर्ड एरिया था, मैंगो ऑर्चर्ड। अब ये पूरा एरिया सोसाइटी में कन्वर्ट हो चुका है।
मैम और बड़ा गलत हुआ ये। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह डेवलप भी नहीं हो सकी, अभी तक हो गए हैं घर आपको नजर आ रहे हैं, शायद आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, लेकिन अभी तो 5% खैर भी डेवलप नहीं हुई है सारी, हाँ अभी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑर्चर्ड सारे खत्म हो गए यहाँ से, आउटकट सारे खत्म फ्लैट हो गए। और सेम आपका यहाँ पे भी यही हाल हुआ है, यहाँ पे भी ये भी सारे ऑर्चर्ड थे, यहाँ पे सिटी डेवलप होना शुरू हो गई है, तो यहाँ से भी ऑर्चर्ड, ये जैसे ये ऑर्चर्ड है, ये नजर आ रहे हैं? और यहाँ पे भी पहले सारा ऑर्चर्ड एरिया था, वो अब ये देख लो हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते लोग अपने एरिया जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। ये वैसे क्या ही भूत आ गया सोसाइटीज का, और सिटी के साथ साथ एरिया जितना पानी नहीं मिलना। अभी तो हमें पानी जो है वो ग्राउंड वाटर जो हम मोटर लगा के या वासा वाले हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और मोटर जिन्हें लगाई हुई है वो 200 फुट से 400 फुट पे चली गई है। आने वाले टाइम पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, और हम भी ऐसे ही पानी परचेज कर रहे होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, पानी एक्सट्रैक्ट डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रहा है और ग्राउंड रिचार्ज नहीं हो रहा। ये सारा डेवलपमेंट में चला गया, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा हो तो ये सारा डेवलपमेंट में चला गया है। और मैं अगर 2000 की बात करूं, मैं यहाँ पॉइंट लगा देती हूँ आपके लिए, तो आप देखना कितना फर्क आ गया भाई। ये है डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, एक पॉइंट ये हो गया। जो बाय रोड जाती है ना फिरोजपुर से कसूर की तरफ, तो रोड के थ्रू आपको पता नहीं चलता आप कसूर में एंटर हो गए हैं, उसकी बाउंड्री में, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में। अगर इधर से ही आप शादरा वाली साइड से शेखुपुरा की तरफ जाते हैं तो आपको बाय रोड नहीं पता चलता कि आप शेखुपुरा में एंटर हो गए हैं या नहीं हो गए, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। और अब हम जाते हैं, ये देखिए यहाँ तक लाहौर था 2004 में, 2010 में देखें, और अब 2025 में 20 में देखें तो ये सारा डेवलप हो चुका है। तो अल्टीमेटली हम आने वाले टाइम पे अपने लिए नुकसान ही कर रहे हैं। हमारा बस चलता तो शायद हम सोसाइटीज इंडिया में भी काटना शुरू हो जाए। अभी तो मिस इधर एक दरिया के साथ DHA फेस टीम सारी लैंड परचेज कर रहा है। हाँ, ये मैं वही तो बता रही हूँ, हम लोगों ने पता नहीं सोसाइटीज ये के नाम पे क्यों ही लैंड को बेचना शुरू कर दिया, जबकि रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि अब नहीं बिकनी चाहिए। अब जहाँ पे इनफिल है जो साइड डेवलपमेंट जोन में या जिस तरह मतलब से उसको फिल करें, और बस बाकी जो है वो लाहौर से बाहर जाए। अब जो सोसाइटी बनानी है आप इसके ऊपर उतना बर्डन डालो लाहौर के ऊपर जितना जायज है। बाद में जैसे अभी कराची हाँ में पता होगा, आप लोग न्यूज सुनते जो स्पेशली लड़के तो स्पेशलिस्ट में एक्टिव भी होंगे, डंपर माफिया का सुना होगा, डंपर मार के चले गए लोगों की, डेली बेसिस पे डेथ हो रही है वहां पे। कराची की रोड खराब है, पता है ना इस चीज का? ये भी सुनते ये हैं तो रोड्स खराब है, ये भी सुनते हैं कि डंपर डिंपर माफिया जो है वो मार के डेली बेसिस पे, इवन ईद के दिन भी 2-3 डेथ्स हुई हैं। उसकी रीजन क्या है? वहां पे डेली बेसिस पे वाटर टैंक जो है वो वाटर पंप जो है वो लोगों के घरों में पानी सप्लाई करते हैं। रोड नेटवर्क जो बनाया हुआ है वो नॉर्मल रोड के लिए बना हुआ है, मतलब रोड ट्रैफिक के लिए बना हुआ है, पानी की वॉल्यूम के लिए उसको निकाला ही नहीं हुआ, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जब उसका हैवी मटेरियल ऊपर से गुजरता है तो रोड बैठ जाती है, ये रोड टूटना शुरू हो जाती है। और वो ही बेसिस पे आपके घर के अंदर गलियों में आ रहे हैं और आके आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रोड ने तो डिस्टर्ब होना ही है। यहाँ पे एक है भी सिविल इंजीनियर आपकी क्लास में, वो आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे से। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसी रोड के ऊपर बाइक भी गुजर रही है। आप अपने मेन रोड के ऊपर अगर आप में से कोई ड्राइविंग करता है, उसी रोड के ऊपर आपका टैंक गुजर रहा है पेट्रोल का,
और उसी के ऊपर आप गुजरे तो उसके 2 दफा एक्सीडेंट हुआ तो आप उस रोड पे जाने से डरना शुरू हो जाएंगे। आग लगती ये है या नहीं कुछ भी होता उसको उधर ही प्रॉब्लम मेन। होती है। उधर मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं वैसे सिंध से हूँ और कराची में मैंने 3 साल उधर काम भी किया है। तो उधर क्योंकि जितना भी पानी होता है वो डंपर ही प्रोवाइड करते हैं, टैंक आते हैं, तो इस वजह से हर किसी गली में किसी ना किसी गली में ये डंपर जो है पानी उधर दे रहा होता है। तो इस वजह से डंपर की तादाद इतनी होती है और कहीं ना कहीं किसी को हिट कर जाता है वो। हाँ जी, यही बता रही हूँ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी की जरूरत तो है ना, पानी चाहिए ही चाहिए। पीने के लिए चले आप परचेज करें, लेकिन घर के कामों के लिए तो आपको चाहिए ना। कितना को आप यू पैसों से खरीद लोगे, क्या कहते हैं, मतलब मिनरल वाटर खरीद लोगे, आई मीन टू से। तो वहां अब यही हाल इस्लामाबाद में भी हमने यही किया है। इस्लामाबाद में भी अब टैंक सिस्टम चल रहा है। और अब लाहौर है, लाहौर में आने वाले 2 3 4 सालों में आप लोग तो देखेंगे, जो यंग जनरेशन है वो तो लाजमी देखेगी कि हम 4 5 सालों में पानी खरीद रहे होंगे ऐसे ही। तो उतना बर्डन डालना चाहिए जितना हम बेयर कर सकें। तो ये जो है हमारे सीआरपी वाले, मिस जिन जो इस वक्त फील्ड में बैठे हुए हैं, ये इस चीज को रूल्स में लेके जा सकते हैं कि हम इसको बैन कर दें। सोसाइटीज डेवलप करना, लाहौर से बाहर जितनी मर्जी करें। मिस मैम सीआरपी वालों को कुछ भी नहीं आता, ये वो नहीं करता है, ये सब पॉलिटिकल होता है। सबीर भाई को सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर सबीर। मैं वैसे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कराची में डंपर वहां पे आते हैं वो पॉलिटिसाइज्ड प्रोपेगेंडा है। और कराची पूरे में डंपर नहीं यूज हो रहे, सिर्फ क्लिफ्टन और डीएचए साइड पे डंपर यूज होते हैं पानी के, क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ डेवलपमेंट ऐसे की हुई है कि यू हैव टू बाय द वाटर। बाकी एरियाज में पानी आता है, खारा पानी है, लेकिन ये है कि अगेन उसको फिल्टर करने के लिए फिर दोबारा से माफिया वहां पे अप्लाई होता है कि वो भी आप नहीं कर सकते। तो वहां पे मसले मसाइल डिफरेंट हैं। इस्लामाबाद का जो है, इस्लामाबाद में चूंकि पानी खत्म होता जा रहा है आपका ग्राउंड वाटर, इसकी वजह से वहां पे उन्होंने डंपर स्टार्ट कर दिए हैं ताकि एक जगह से ही सारी चीजें मतलब सारा पानी जाए और कंट्रोल जाए। तो डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट जो है डायनामिक्स हैं इस पानी को लेके, और लाहौर में भी ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगेन जब ये एक कंट्रोल्ड रिसोर्स बन जाएगा तो इसके ऊपर फिर करप्शन और माफिया बैठना शुरू कर देंगे, वो कंट्रोलेबल है ही नहीं। असल मैं यही तो बता रही हूँ कि इसमें हमारे एक और बात भी, जो सीडीए ने अभी नया रेगुलेशन पास किया है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके लिए जरूरी है कि वाटर रिचार्ज वेल्स बनाएं। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। इसी वक्त अगर हमारे एलडीए वाले भी इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, अपने बायलॉज के अंदर ही शामिल कर लें कि जितने भी नए घर बन रहे हैं या बिल्डिंग्स बन रही हैं के लिए ये जरूरी है कि वाटर रिचार्ज वेल बनाए, ताकि जो बारिश का पानी हमारी जमीनों से ज़ाया होके गटर और नालियों में चला जाता है वो जमीन के अंदर वापस जाए, जमीन को रिचार्ज करे टू मेंटेन द वाटर लेवल। मैं यही तो कह रही हूँ, मैं एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम पे नहीं जा रही, मैं यही बता रही हूँ कि हमारा ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है कि हम उसको उतना रिचार्ज कर ही नहीं रहे ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। पहले अगर आप गांव में चले जाएं या लाहौर की भी बात करें तो अगर डेवलप एरिया कम था और ग्रीन एरिया ज्यादा था, अब क्या हुआ है, डेवलप एरिया ज्यादा हो गया, ग्रीन एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से रिचार्ज हो ही नहीं रहा। और जहाँ पे हमारा कोई इर्द गिर्द क्या कहते हैं थोड़ा सा भी ग्रीन एरिया बचता, हमने उधर भी रोड बना के उसको खत्म कर दिया है। अगर हम चाहें तो अपना रोड के स्ट्रक्चर के अंदर ही जो मिड लाइन है, जो डिवाइडर जिसे कहते हैं, उसको ही हम ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमारा रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ, डिवाइडर को भी पक्का कर दिया कि वहां से भी कुछ रिचार्ज हो। एक्चुअली मैं ये बता रही हूँ सही कि बात है मैडम। हमारे साथ प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके ऊपर सोल्यूशन लेकर आने के लिए या काम करने के लिए छोटे छोटे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। आपके जितने भी सोसाइटीज में घर हैं, इन सबको कह दें कि आपने इतना एरिया क्या कहते हैं ग्रीन एरिया रखना ही रखना है, आपने क्या कहते हैं
लॉन बनाना ही बनाना है। आपने गली कर दी, आपने बाकी चीजें कर दी, आप लॉन भी फिक्स कर देंगे। एक कनाल का घर है, इतना आपका एरिया लॉन में फिक्स हो कन्वर्ट होगा ही होगा, आपका रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा फोकस उस चीज के ऊपर नहीं है। ये आर्किटेक्ट और ये सारे यही काम अगर करना चाहें तो कर। अगर जी करना बिल्कुल चाहे मैडम, बिल्कुल सही बात है। रेन वाटर यूज को लाजमी करें। हर मतलब हर घर में जो अब सोसाइटीज में रह रहे हैं, एक कनाल का 10 मरले का घर है, उसमें छोटा सा एरिया 2x2 3x3 का एरिया फिक्स कर दें लॉन के लिए, ग्रीन स्ट्रक्चर के लिए। वहीं से रिचार्ज, हर घर का अपना भी रिचार्ज हो तो काफी। आज इस अब लास्ट ईयर भी देखिए हम तो हमारा जो मौसम था, अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में बारिशें शुरू हुई, जुलाई अगस्त हमारा बारिशों का रहा है, रेनफॉल सीजन था और एक्सट्रीम बारिशें हुई, हमने ऐसा सच गर्मी नहीं देखी। और अब भी सेम वही सिनेरियो है कि बारिशें ही हो रही हैं, अभी गर्मी प्रॉपर आई ही नहीं है। तो यही पानी सारा रिचार्ज हो रहा होता तो हमें तो शायद अगले सीजन में इस तरह, अगर क्या कहते हैं सख्त ड्राउट वाला सीजन भी आए तो हम बेयर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आएगा तो वो ये जितनी भी रेनफॉल का पानी है सारा का सारा ड्रेनेज में जा रहा है, सारा का सारा ड्रेनेज में जा रहा है। आने वाले टाइम पे अगर कोई ड्रेनेज क्या कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट होता भी है तो हम तो नहीं बेयर कर सकते। असल में प्रॉब्लम्स ये हैं जो मुझे लगता है लॉ में या उसमें रूल बुक में आ जानी चाहिए। एक मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर हुआ ही था ये। आप में से शायद, मैं बिल्कुल ही पानी पानी आज हम करें। लास्ट ईयर हुआ था, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं याद, तब पानी की शॉर्टेज हो गई थी लाहौर में। तो ये सीएम का एक था, उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि हमने ना जो कार है ना, जो सर्विस स्टेशन है, वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो पानी जो यूज कर रहे हैं वो 10 दफा एक गाड़ी को जो है ना वही पार्टिकल, उसका प्रेशर इतना ज्यादा कर देंगे कि वही रीयूज होता रहेगा। लेकिन वो लॉ में आ गया, मतलब इन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, उस पर मीटिंग भी होती नहीं, सारा कुछ होता रहा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो जीरो रहा है, हुई नहीं है इम्प्लीमेंटेशन उसकी। सेम हमारे आपने देखा होगा जो सड़कों पे पानी दे रहे होते हैं, देखा है कभी टैंकर जो होते हैं वो पानी बहुत आहिस्ते से चल रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, वो पानी कहाँ से भरते हैं? कभी देखा लाहौर के? तो जो लाहौर में सफर कर रहे होते हैं वो दिन में देख रहे होते हैं कि टैंकर खड़े हैं और पानी सड़कों पे जो छोटे छोटे पौधे या दरख्त लगाए हुए हैं साइडों पे या डिवाइडर पे, उनको पानी दे रहे होते हैं। वो पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक जगह अगर ट्यूबवेल लगाया हुआ है, वहां से सारी गाड़ियां ट्यूबवेल का पानी लेती हैं और आके इन्हीं को पानी प्रोवाइड कर रही होती हैं। असल में मैम हमारे उसका यहाँ तो पता नहीं है, बता कराची में वेस्ट वाटर टोटल समंदर में लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी लाहौर में भी यही हो रहा है। चले खैर वापस आते हैं। जीआईएस की एप्लीकेशन मेरे ख्याल में एरियाज तो हम इतने डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा है। कंपोनेंट्स इसके 5 है जीआईएस में। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, 5 कंपोनेंट्स है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेथड मतलब मेथोडोलॉजी जिसे कहते हैं हम, जिस तरीके से काम करना है, डाटा क्या है, और एक्सपर्ट्स कौन है, लोग कौन है जो यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर में आपके सारे जो आ जाते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जो जो चीज उसके साथ अटैच हो रही है। सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे QGIS है, ArcGIS है, अर्डस इमेजिन है, इल्विस है, अर्द्रीसी है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। डाटा जो हम बना रहे हैं या किसी से हम परचेज कर रहे हैं, आइदर वो रास्टर डाटा है या वेक्टर डाटा है। मेथड क्या है, जिस तरीके से उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और लास्ट वन, कौन लोग इसको यूज कर रहे हैं। हायर से लेके लोअर तक वो सारे आते हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा कैप्चर होता है, स्टोर होता है। इस पे एनालिसिस कौन कौन से, जो लास्ट पहले शुरू में हमने डिस्कस किए थे, जैसे बफर है, एक पॉइंट लगता है उसके गिर्द एक सर्कल सा लग जाता है, एक रेडियस सा लग जाता है, जिसको हम कहते हैं 2 मीटर का, 5 मीटर का, 10 मीटर का, 15 मीटर का बफर लग गया। नेटवर्क एनालिसिस है, शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए, लॉन्गेस्ट पाथ देखने के लिए, अगर कोई रोड डिस्टर्ब हो गया तो वो देखने के लिए, अगर फ्लाई ओवर है तो टाइम में कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, कितना, अगर रोड ब्लॉक है तो कितनी देर में हम पहुंचेंगे। ये आप अगर गूगल यूज करते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा। ये हम सारा काम जीआईएस में करते हैं, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस वो एनालिसिस है जिनका आंसर 100% करेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नियर बाय पे आ रहा होता है, और कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो आपको 100% दे रहे होते हैं। फिर एक बुलियन एनालिसिस जिसमें हम बचपन में पढ़ते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, और क्या होता था, बुलियन ऑपरेटर, यस और नो वाले आंसर। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं मैप में, जो हमारी कार्टोग्राफी है। सेकंड हमारे चार्ट्स, जो टेबल्स, 3D डाटा, ये 3D का जीआईएस के अंदर सॉफ्टवेयर, अगर टाइम मिला तो वो भी हम करेंगे। एनिमेशन हमने पढ़ी थी, और एक और वर्ड एनोटेशन पढ़ा था हमने, जब हमने डेटाबेस पढ़ी थी एनोटेशन का वर्ड पढ़ा था। और सिंपल डाटा सेट जो होता है, जो हम डाटा को विजुलाइज कराने के लिए यूज करते हैं। आपने मैप्स देखे होंगे, समटाइम उस पे टेबल्स लगे होते हैं, चार्ट्स लगे होते हैं, ग्राफ्स लगे होते हैं, उसमें 3D के इफेक्ट दिया होता है, एनिमेशन समटाइम लगा के आपको बताया जाता है कि जिस तरह भी डाटा की बात कर रहे थे। ये इसकी मुल्तान की बात कर रहे थे, तो मैं उस इमेजेस को एनिमेशन में कन्वर्ट कर दूं, वीडियो में कन्वर्ट कर दूं, 2010 से लेके 2025 तक, तो कैसे वहां पर जो है ट्रीज खत्म हुए हैं और सोसाइटी डेवलप हुई है, एक वीडियो बना दूं तो वो एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी उसकी ये जो एप्लीकेशंस वेदर हैं। वाले इस करते हैं वो भी एनिमेशन ही होता है वो एनिमेशन मैडम, होती है। जो वेदर वाले करते हाँ जी, वो एनिमेशन होती है। एप्लीकेशंस है इसकी, ये सारी एप्लीकेशन लिखी हुई है, एक दफा पढ़ लेना, मैं किसी एक की एग्जांपल पूछ सकती हूँ, और वो आप अपनी तरह से भी बता सकते हैं, जरूर। वेट करना बाकियों का। यस मैम, कर दें। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जीआईएस के जो क्या कहते हैं डाटा फॉर्मेट्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक रास्टर डाटा सेट, एक वेक्टर डाटा सेट। वेक्टर डाटा सेट जिसे हम कहते हैं पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, और रास्टर डाटा सेट होता है जो पिक्सेल फॉर्मेट में होता है, जिसकी रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, जिसमें सेल होते हैं या पिक्सल होते हैं और उसके अंदर उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उस वैल्यूज को हम कहते हैं डिजिटल नंबर, डीएन कहते हैं, डिजिटल नंबर। रास्टर के अंदर क्या होता है, डिजिटल नंबर होता है। जैसे कि हर चीज का, और उसको हम कोड असाइन कर देते हैं, या कॉलम, उसके नंबर्स होते हैं रो एंड कॉलम्स में। फिर वेक्टर की बात करें तो दुनिया में जितनी भी शेप्स हैं वो तीन तरह की हैं, एक पॉइंट की, एक लाइन की, और एक पॉलीगॉन की। उन्हीं तीन शेप को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और डाटा वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसे रियल टाइम में है। पॉइंट है तो जैसे आपके जो, जिसके सिर्फ लेट और लॉन्ग एग्जिस्ट करते हो, जिसका एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जैसे लैंडमार्क है, ट्रीज हैं, पोल्स हैं, आपके इस तरह की इंफॉर्मेशन लाइन, जैसे आपका रोड नेटवर्क है, आपका स्ट्रीम नेटवर्क है, केनाल सिस्टम है, आपकी सीवरेज की लाइंस है। और पॉलीगॉन जिसका कोई एरिया एग्जिस्ट करता हो, ठीक है? जिसमें हम जैसे लेक है उसका एरिया निकाल सकते हैं, कॉलेज है उसका एरिया निकाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी है उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो खुद दे रहे होते हैं, और साथ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है आपका क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फीचर, जो भी फीचर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और वो हम उसमें लिख रहे होते हैं। जो आपने अपनी शेप फाइल बनाई थी लास्ट टाइम जब क्लास में हमने काम किया था, एट्रीब्यूट एंटर भी किए थे हमने उसमें। ये सारी उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे हमने नाम दिए थे, एबीसी करके नाम दिए थे, मुझे अब याद नहीं है क्लास में, लेकिन हमने उसको लेबल भी कराया था और उसको देखा भी था। पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन दो ही फॉर्मेट है, इन दो में ही डाटा प्रिजर्व होता है जीआईएस का। जो जीआईएस का हम वेक्टर फॉर्मेट कहते हैं वो नियर टू रियलिटी है, और रास्टर फॉर्मेट जो है वो हमारा इमेजेस फॉर्मेट में होता है। वो 100% नियर टू रियलिटी नहीं है, लेकिन उसमें डाटा कैप्चर अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो रास्टर डाटा है वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो इसमें बिल्कुल जरा सा डाटा आ रहा है,
लेकिन उसकी वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पता चल रही है, यही शेप थी कॉर्नर। ठीक, एट्रीब्यूट डाटा मैंने बता दी, ये सारी बाद में बेशक चीजें पढ़ते रहना, ये सारी वही चीजें हैं। सॉरी, अब आते हैं अगले लेक्चर के ऊपर। इसको क्या है? ये रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा को डिटेल में बताया हुआ है इस ये पूरे लेक्चर में। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है ये सारा हम अभी मैंने गो थ्रू करवा दिया है। ठीक है, जो वेक्टर डाटा के बेनिफिट है वो हाई पर्सियन होती है और एट्रीब्यूट साथ लिंक कर रहे होते हैं, और इसमें हम एनालिसिस करना आसान है। रास्टर डाटा में हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं या क्लाइमेट के ऊपर, या हम कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि मेरे पास कुछ पिक्सल हैं, उनको मैं एक क्लास में रख दूं, कुछ पिक्सल को एक क्लास में रख दूं। मॉडलिंग के लिए यूज होता है, हमारे वाटरशेड के लिए यूज होता है, हमारी कुछ मैम काइंडली एप्लीकेशन है रिपीट कर दें मैम, ये वेक्टर डेटा मैम रिपीट कर दें। जो वेक्टर डाटा है वो रियल टाइम के लिए यूज होता है, या जैसे हम एनालिसिस के लिए यूज होता है, जैसे अर्बन प्लानिंग की भी बात करते हैं उसमें यूज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो सकता है। इसकी मेन रीजन ये है कि आपके पास डाटा सेट इस तरह का है कि शेप भी एग्जिस्ट करती है और कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो पर्सियन हाई होती है। फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट की बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने लाहौर की क्यूरी लगाई, सिर्फ लाहौर का डाटा आ गया। रास्टर डाटा सेट में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती। रास्टर डाटा सेट में हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं। जैसे क्लाइमेट के डाटा में मेरे पास आपने देखा होगा कि डाटा आ रहा होता है तो बता रहे होते हैं कि इतना एरिया जो है वो इस वक्त थिक क्लाउड जोन में है, इतना जो है वो कम में है, इतना जो है वो ज्यादा में है। ठीक है, फिर हमारी एक सबसे मेजर जो काम कर रहे होते हैं वो लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लैंड यूज LULC कहते हैं। वो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जितने भी पिक्सेल्स हैं वो 100 है, 1000 है, 10,000 है, या 10 लाख है, उन पिक्सल को हम 3, 4 या 5 क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास जितना भी डाटा सेट है उसको 4 या 5 क्लासेस में कन्वर्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्टअप एरिया में, एग्रीकल्चर लैंड में, वाटर बॉडी में, हम ये तीन में, बिल्टअप एरिया वो क्या कहते हैं अंडर डेवलप एरिया में, सॉइल में, ये 4-5 क्लासेस में हम 10 लाख पिक्सेल्स को बैठा रहे होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ रास्टर डाटा के साथ एज सच एट्रीब्यूट अटैच नहीं होते जिस तरह वेक्टर के साथ होते हैं। ठीक है, ये रास्टर की एग्जांपल है और ये वेक्टर की एग्जांपल है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ये चीजें सिर्फ इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर मैंने खेलना है। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर जो लास्ट में कोऑर्डिनेट और प्रोजेक्शन जो पढ़ा था। बेसिकली प्रोजेक्शन क्या है, 2D जो हमारी अर्थ है वो 3D है। 3D डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं 2D के अंदर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कन्वर्जन जिस तरीके से होती है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैम एक दफा दोबारा रिपीट करा दे, प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? मैम एक बार हमारे दोबारा convert रिपीट करना। कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, हमारा जो अर्थ है ना वो 3D है, वो कर्व्ड है। उसको जब हम 2D में या फ्लैट पेपर पे, मतलब हमने काम करना है तो फ्लैट पे लेके आना है। 3D डाटा को जब 2D में कन्वर्ट करते हैं, जिस मेथड के थ्रू करते हैं उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसको प्रोजेक्शन कहते हैं, उस मेथड को प्रोजेक्शन कहते हैं। अर्थ हमारी 3D है, 3D डाटा को 2D में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन मेथड यूज कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, मेनली जैसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, कॉनिकल प्रोजेक्शन है। जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है वो ज्यादातर यूज होती है आपके इक्वेटर के लिए। जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है वो यूज होती है मिडिल लैटिट्यूड के लिए। ठीक है, और जो आपकी प्लेनर है वो यूज होती है आपके पोल्स के लिए। ठीक, बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं था, नहीं तो
यहाँ तक क्लियर है? जो आपकी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है वो हम यूज करते हैं अपने पोल्स के लिए, सिंपल फॉर्मेट इक्वेटर के लिए यूज करते हैं। जो हमारी कॉन है वो हम मिडल एटीट्यूड के लिए यूज करते हैं। पाकिस्तान मिडल एटीट्यूड में है, तो जब भी आपने प्रोजेक्शन अगर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो आपने कॉनिकल प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन यूज करनी है पाकिस्तान के लिए। और अगर आप पोल्स पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नॉर्वे है या पोल्स का रहता है टारगेट का वगैरह, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं प्लेनर, जिसको हम एजीमुथल भी कहते हैं। जब हम डाटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, 3D डाटा को 2D में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वो 4 तरह की डिस्टॉर्शन है: शेप की, एरिया की, डिस्टेंस की और डायरेक्शन की। शेप की बात करें तो हमने शेप प्रिजर्व करनी है, जैसे कंट्री की किसी शेप को प्रिजर्व करना है, पाकिस्तान की शेप को प्रिजर्व करना है, इंडिया की शेप को प्रिजर्व करना है, श्रीलंका की शेप को प्रिजर्व करना है। एरिया की बात करें तो मैंने पाकिस्तान में लाहौर के एरिया को प्रिजर्व करना है। डिस्टेंस, 2 डिफरेंट पॉइंट का आपस में डिस्टेंस क्या है। और डायरेक्शन में हम जो 90% लेते हैं, जैसे विंड डायरेक्शन है हमारे, वो शेप के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया से अगर हवाएं चल रही हैं या ईरान से हवाएं चल रही हैं जो पाकिस्तान में बे ऑफ बंगाल से चल रही हैं, उनकी डायरेक्शन हमने देखनी है, तो वो एरिया बड़ा होता है, उसमें शेप, एरिया, डिस्टेंस है सच मायने नहीं रखता। हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि इन चारों चीजों को एक ही जगह पे प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, कोई दुनिया में अभी तक प्रोजेक्शन ऐसी नहीं बनी या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम ये चारों चीजों को प्रिजर्व कर सकें। अभी तक जो हम कर सके हैं वो 3 को हमने कोशिश की है, वो भी 100% नहीं है, हमने कोशिश की है। वैसे 2 होती हैं, ठीक है, और जो कोशिश की थी वो यूटीएम में हमें पढ़ा था, वो सिर्फ 3 को कोशिश की गई है। और मैं प्रोजेक्शन से ही, अगर आपकी प्रोजेक्शन गलत लगा दी तो इट मीन कि आपकी शेप बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी, ये वो बताया हुआ है। डिस्टॉर्शन कितनी ज्यादा हो जाती है, ये एक्चुअल शेप है और ये डिस्टॉर्टेड एरिया है। ठीक है, ये सारे वही बताए हुए हैं, ये आगे सारी एग्जांपल्स वही हैं कि अगर आपने गलत लगा दिया तो कितना एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारा वही बताया हुआ है। इसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एज अ एप्लीकेशन आपको बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। सेकंड आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास जो दुनिया में ग्रेटिकुल नेटवर्क चल रहा है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम है, जो लाइंस और लगी हुई हैं, ठीक है, आ गया ये दिस वन। एक तरफ हमारे पास इक्वेटर है जो दुनिया को एग्जैक्ट मिड से कट करता है, और एक तरफ अगर हम दूसरी साइड से कट करें तो प्राइम मेरिडियन है। इन दोनों को ओवरलैप करें तो एक तरफ लैटिट्यूड का नेटवर्क है, एक तरफ लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क है, उन दोनों को मिलाएं तो एक ग्रेटिकुल नेटवर्क बनता है। उस ग्रेटिकुल नेटवर्क को जो हम प्रिजर्व करते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को प्रिजर्व करने का तरीका। ठीक है, और ये 2 तरह के हैं, एक है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रोजेक्टेड निकला है प्रोजेक्शन से, जिसमें हम शेप, एरिया, साइज, इन चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये 2D के ऊपर प्रिजर्व करता है। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये 3D डाटा के लिए यूज होता है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो ये क्लास में बहुत दफा डिस्कस हो गए थे। हमारा जीआईएस का सॉफ्टवेयर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलता है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो हमने एक के दरमियान में हम वैसे प्लस का साइन बनाते हैं, तो दरमियान जो जहाँ पे दोनों लेटर एक्स वाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वो 0 पॉइंट है। और फिर प्लस वाला एरिया है 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, वो जो कार्टेशियन प्लेनर बनता है। तो कहते हैं, तो मैं आपको उसमें दिखा भी देती हूँ पेंट में बना के। ठीक है, मिस साहब ने प्रोजेक्टेड हाँ, कोऑर्डिनेट का क्या बताया था कि वो 2D डाटा के लिए यूज करते हैं उसको? प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D डाटा के लिए यूज होता है, जब हम अपने डाटा को फ्लैट मैप पे कंसीडर करके जब हमने डिस्टेंस के ऊपर या एरिया के ऊपर काम करना है तो हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। हमने डिस्टेंस निकालना है, हमने एरिया निकालना है, हमने डायरेक्शन निकालनी, तो हम प्रोजेक्टेड लेते हैं। ठीक है, अगर हमने 3D पे काम करना है तो फिर हम ज्योग्राफी लेते हैं। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक चले आगे?
मैम इसमें आपने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब हम ये उसे ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैप के ऊपर, तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है, एक्स वाई वाई एक्स हो जाता है। वो जरा एक्सप्लेन करें दोबारा से। वो आपने बताना था, वो तो मैंने तब भी पूछा था आप लोगों से। बताइए ना मैडम। अच्छा वो भी मेरे पर डाल दो, भी साफ बताएं। अगर आप कभी पढ़ो ना, तो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, और मैं फिर बता देती हूँ। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन का है, हाँ, तो मैयर होते हैं, जैसे लैट है ना, तो मैयर होते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन साथ लिखा हुआ है ये एंगल्स हैं, समझ आई। और जब ये एंगल की बेस पे देखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस पे आती हैं वैल्यूज। नहीं, ये बात समझ नहीं आई, क्या हुआ इसका? एंगल क्या? लैट इज यूजुअली नॉर्थिंग एंड लॉन्ग इज यूजुअली ईस्टिंग, यही होता है ना, नॉर्थिंग ईस्टिंग। इसको इस तरह समझाना भी मुश्किल है, लेकिन चले, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। हम ये लैटिट्यूड की लाइन है, ठीक है, और हम इसको मेजर कर रहे थे या यहाँ से, डॉट सर्कल लेती हूँ, यहाँ से या यहाँ से, ऐसी है ना, ऐसे मेजर कर रहे होते हैं ना। कैसे मैडम? ये मेरा लैटिट्यूड की लाइन है, ऐसी है ना, ये लैट की लाइन है, ठीक है, ये हो गई लैट की। लैट की लाइन, इसको मेजर कैसे करेंगे? एंगल जो है वो हमने साउथ से ऐसे मेजर करना ना, साउथ से नॉर्थ तक। ठीक है। तो जब एंगल मेजर हो रहा है, तो ये लाइन जब जीआईएस में ड्रॉ करते हैं, तो ये वाई पे आती है, एंगल है ना, समझ आ गई। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली लैट की लाइन से एंगल होता है टुवर्ड्स लॉन्ग। हाँ जी, उस लाइन, उस जगह से हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं, और एंगल जहाँ पे आ रहा होता है, उसको हम जहाँ पे लगाते हैं वो वाई के ऊपर जाता है। वाई के ऊपर इसलिए एक्स और वाई हमारे जब स्क्रीन पे आते हैं तो उल्टे होते हैं, एंगल की वजह से, ठीक है। और सेम आपका रिफ्लेक्स पड़ेगा, जो वो क्या कहते हैं उसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड के ऊपर भी, यहाँ पे लिखा भी होगा कहाँ है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एंगल, मेजर एंगल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक, ओके। तो लॉन्ग जब ऐसे मेजर हो रहे होते हैं, तो एंगल की वजह से वो ऑपोजिट जाते हैं। तो हमारा जब जीआईएस या कोई भी सिस्टम यूज करेंगे, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह शो हो रहे होते हैं, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हम आते हैं, ये दो चीजें पढ़ी थी, और एक हमने पढ़ा था डेटम, ड्यूटियम की बाद में बात करते हैं, कौन डेटम। सा क्वेश्चन आएगा ये मैडम? सारा, ये जो भी हमने डिस्कस किया, ये मैंने क्लास में कहा था, ये मैं पेपर में भी पूछ लूंगी कि शिफ्टिंग क्यों होती है, एक्स और वाई की शिफ्टिंग क्यों हो रही थी, होती है। अब मैं एक दफा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं मैडम, अगर गलत हुआ तो बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्योंकि लैटिट्यूड, जो लैट की डायमेंशन होती है, लैटिट्यूड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली ऑन द मैप, एंड लैटिट्यूड जो नंबर है वो बेसिकली इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉर्थ या साउथ पे उस हॉरिजॉन्टल लाइन से पोजीशनिंग बता रहा होता है। तो इसलिए जब वो ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्थ या साउथ में आएगा, तो वर्टिकल आएगा, और लॉन्गिट्यूड इज द ऑपोजिट ऑफ इट। ऑपोजिट, यस इज इट करेक्ट? यस, ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट एक हमारा था प्रोजेक्शन, एक है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड वन है डेटम। प्रोजेक्शन जिस मेथड के थ्रू करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और थर्ड वन है किस जगह पे इसको रखना है, दुनिया की जो शेप है। और दुनिया की शेप जो है, ना वो ओवल है, ना वो स्फेरॉइड है, ना वो बिल्कुल स्फेरिकल है, वो है जियोइड, ठीक है।
अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। वो क्या है, जो हमारे पोल्स हैं वहां से थोड़ी पिचकी हुई है, थोड़ी स्ट्रेट है, फ्लैट है, और जो हमारे क्या कहते हैं इक्वेटर वाली साइड है, दोनों साइड से वो बाहर निकली हुई है, बल्ज है वहां से, ये ब्लैक कलर का नजर भी है। और बाकी हमारी जो अर्थ है वो इरेगुलर शेप है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये असल में हमारी शेप है अर्थ की। ये यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटन है और यहाँ से थोड़ी सी बाहर, और बाकी इरेगुलर शेप है। ठीक है, ये असल में ऐसे आता है। क्लियर है? और इस जॉइड के ऊपर जब हमने ला के चीजों को बैठाना होता है तो एग्जैक्ट एक्चुअल लोकेशन पे बैठाने की कोशिश करते हैं। उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं डेटम। ठीक है, जब हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे बैठाने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं हम डेटम। मैम दोबारा अच्छा बता मैडम, एक दीजिएगा। तो है ना ये बात तो हमें पता है, मैथमेटिकली भी हम प्रूवन है कि ये शेप जियोइड की शेप है अर्थ की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक भाई ने इसमें हमारे ग्रुप में ही शेयर भी की थी, और नासा से रिलीज हुई वैसे भी हम पिक्चर्स देखते हैं, गूगल अर्थ की भी पिक्चर जब हम देखते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत गोल स्फेयर नजर आता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले ये क्वेश्चन मुझे ना आपकी क्लास के पर्सन ने पूछा भी था, मैंने कहा था मैं क्लास में आंसर दूंगी। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन सेंस क्या कहती है, क्यों ऐसे आता है? कोई बेशक गलत आंसर दे रहे, लेकिन सोचो तो सही, ऐसा क्यों होता होगा? आंखें गोल है मैडम। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस अच्छा, तरह तो नहीं है, इस वजह से बहुत मैम दूर ज्यादा से नहीं है, देखते तो बहुत दूर गोल से लग लिया जाता है दिखता है। इसकी इरेगुलरिटी एंड जो मैम एरर बहुत कम है, इसलिए जो है ना दूर से ये गोल नजर आती है। एक्चुअली यस हमारे मैम, दूर जो से ही गोल नजर आती है। असल क्यों में गोल है, नजर आती है? वन ऑफ द रीजन है, तीन रीजन हैं जिसकी वजह से ऐसा है। एक रीजन ये है कि हमारी अर्थ जो है ना, जब हम बहुत दूर से तस्वीर लेते हैं तो जैसे हम, आप लोगों ने वो देखा होगा, एक होता है आर्ट है जिस मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, वो क्या करते हैं डिफरेंट पीसेस को जोड़ जोड़ के शक्ल बना रहे होते हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता। कोलाज, डिफरेंट, कोलाज कहते हैं उसको, कोलाज। हाँ कोलाज उधर लगा लें। तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट पीसीस को पकड़ते हैं और उनकी शेप बना देते हैं। तो जब दूर से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये उस पर्सन की तस्वीर है, लेकिन जब आप जूम करते हैं तो आपको पता चलता है डिफरेंट पीसेस जोड़े हुए हैं किसी भी चीज के, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज ऐसे किया हुआ। सेम हमारी अर्थ जब हम बहुत दूर से डिस्टेंस से देखते हैं तो हमारी इरेगुलर शेप नजर नहीं आती, वो लगता है जैसे स्मूथ है। जैसे कभी भी अगर आप में से कभी किसी ने, जैसे मैंने तो क्या कहते हैं स्कोप, क्या कहते हैं, कौन सी होती हैं स्पेस की जो टेलीस्कोप। हाँ टेलीस्कोप जो है, उससे देखे हुए हैं, तो आपको जितना मर्जी आप जूम कर ले आपको एग्जैक्ट गोल सर्कल ही नजर आता है उसका, नेपच्यून का भी और उसका मार्स का भी। लेकिन अगर आप उसमें डीप स्टडी करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि नहीं, इनकी इरेगुलर शेप है, क्योंकि हम इतने डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हम इतना जूम नहीं कर सकते, मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते कि उसकी एक एक चीज को देखना शुरू कर दें। वन ऑफ द रीजन ये है। फिर इन्होंने कुछ जगहों पे ऐसे है कि इन्होंने ना जैसे हम पजल नहीं जोड़ रहे होते, इन्होंने कुछ तस्वीरें डिफरेंट एंगल से लेके उनको जोड़ा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं उसको जब हम हमारे पास एक है ले ली, ये अक्सरियत में हम करते हैं डिफरेंट एंगल से तस्वीरें लेके उसके बाद हम जोड़ रहे होते हैं, ओवरलैपिंग करके उन तस्वीरों को एक बड़ी तस्वीर बना लेते हैं। उसमें जो उसके हिडन पार्ट्स है ना वो भी गायब हो जाते हैं, जो उसमें ओवरलैपिंग थी या थोड़ा सा कोई एंगल का डिफरेंस था, थोड़ी सी शेप को सही करके हमने एडजस्ट कर दिया। सेम अर्थ की तस्वीरों के साथ नासा ये करता है, समझे? नहीं, इवन तो वो ये हम तस्वीरें जो एक्सपीरियंस इसमें भी करते हैं मैडम कि अगर जहाज पे बैठ जाएं ऊपर, उस वक्त थोड़ा सा एलिवेशन पे जाके आप नीचे देखें तो आपको एक कर्व नजर आता है, बड़ा स्मूथ सा कर्व होता है, स्फेरिकल कर्व जो अर्थ के लिए नजर आता है। उसमें भी इस तरह की हमें एंडुलेशन इस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से मतलब
एक्चुअल वीनो के होती जो है। है। और फिर एक और चीज जो है ना, वो ये जो लास्ट में वो बताते हैं, या आप कभी पढ़ के देखना, हमारी अर्थ की मैक्सिमम कितनी है, अगर हम टॉप की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कितनी है? ये कोई 2800 मीटर समथिंग, 2800 सही है। 8.8 किलोमीटर है, जिसके मार्केट 6 है, 8,611 किलोमीटर, ठीक है, ओ मीटर सॉरी। अब 78,000 बनता है। 8 उसकी एलिवेशन और जो हमारी विड्थ है ना, जिसकी हम बात करें, जो डिस्टेंस है 1 से इक्वेटर की बात करें, तो वो 6,200 समथिंग है। इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें ना दूर से वो शेप ऐसा इरेगुलर नहीं लगती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने शायद देखा होगा सन फ्लेयर की एक पिक्चर आई थी कि एक सूरज से वेव निकली है, जो हमें लग रही है बिल्कुल जरा सी है, लेकिन जब उसका डिस्टेंस मेजर हुआ था ना, तो उसमें कहा था कि इतना डिस्टेंस दूर से है वो, मतलब लेयर, वो क्या कहते हैं, एक आग की चिंगारी जो निकली है वो इतनी बड़ी है। मुझे तो वो तस्वीर में इतनी सी लग रही थी कि शायद वो 1 किलोमीटर की होगी, लेकिन उसमें 11 दुनिया का डिस्टेंस कवर हो सकता है, इतनी बड़ी वो लेयर थी, क्या कहते हैं वो, स्केल की बात है मैडम। स्केल की बात है, यस। हम चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें मैन, कि हम वैसे तो कायनात तक पहुंच ही नहीं सकते। कायनात तो जितनी उतना हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो एक फ्लेयर की, ये इसका अगर हम देखें तो ये इतने इतने बड़े होते हैं कि आप अगर अंदाजा लगाओ तो यहाँ पे 10 से 15 जमीन जो रखना शुरू करें ना, जोड़ना शुरू करें, तो ये उससे बड़ा एरिया होगा। एक मुझे मिलने में, आपको अगर कहोगे तो मैं आर्टिकल भी वो भेज दूंगी। तो कायनात को अगर पढ़ना है ना, अगर आपने यूनिवर्स को पढ़ना है, तो उसके मुकाबले में तो मैं कहती हूँ इंसान का जो है ना तकब्बुर, वो कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी दुनिया और कायनात, उसमें हमारा एक पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट वो कहते हैं ना, एक जर्रा भी नहीं है दुनिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है। आर्टिकल मुझे मिला तो मैं आप भेजूंगी, और एक है जिसे छोटी चीज सकते हैं, वो वेबसाइट में आपसे शेयर करूंगी, कभी देखिएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास शेप जो है ना वो एक्यूरेट नहीं है किसी भी चीज की। आंसर मिल गया तो आगे चले डेटा पे, जॉइट से। जी जी मैम, आगे चलो। अच्छा, जॉइंट जो है वो हमारी प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहाँ पर रखना है, ठीक है, प्लेस कहाँ करना है, वो डेटा में। और इन तीनों चीजों को मिला के हम जीआईएस में एक प्रोजेक्शन सिस्टम बना रहे होते हैं। इन तीनों चीजों को मिला के हम एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जब हम जाते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम डेटम सेलेक्ट करते हैं, और देन उसको असाइन कर देते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। याद हो अगर WGS 984, ये हमारा डेटम है। फिर हमने एक पढ़ा था यूटीएम। यूटीएम आती है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब हमने काम करना हो डिस्टेंस के ऊपर या एरिया के ऊपर। इसका यूनिट जो है वो मीटर्स है, वरना हम डेसिमल डिग्री होता है या डिग्री मिनट सेकंड होता है। ठीक, जो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री का 111 किलोमीटर का फर्क है। और जब हम यूटीएम की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेटर की ग्रिड सिस्टम है, पूरी दुनिया को 60 ग्रिड में डिवाइड किया हुआ है, और उस ग्रिड सिस्टम के अंदर जो है वो मीटर यूनिट जो है वो मीटर डिफाइन किया हुआ है। वो हमने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ जगहों पे तो अर्थ को प्रिजर्व किया हुआ है, और बाकी ए से सी से लेके ऑनवर्ड इन्होंने जोन दिए हुए हैं यूनिक आईडी असाइन करने के लिए, ओ और आई इसमें ओमिटेड है। ठीक है, लैटिट्यूड में जो फर्क है वो 6 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूड में जो फर्क है वो 8 डिग्री है, वो हमने पढ़ा था और उसने यहाँ पर किया।
और इसके हमने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट टाइम जब हमने जीआईएस में प्रैक्टिकल किया था कि अगर हम गलत जोन लगा देंगे तो हमारा एरिया भी गलत निकलेगा और शेप भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अपनी जगह से उठ के किसी और जोन की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एक्चुअल शेप यहाँ पर है, अगर हम गलत जोन लगा देंगे तो वो उठ के मतलब वो बिल्कुल ही किसी और जोन में किसी और जगह पे चली जाएगी। ये हमने लास्ट टाइम अपना पाकिस्तान का, ये पंजाब का लगा के भी देखा था। ठीक हो गया। तो इसलिए जब जीआईएस पे काम करना है तो ये चीज जो है वो आपको लाजमी कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा लगाना है, प्रोजेक्शन कौन सी लगानी भी है या नहीं, और आपका डाटम है वो कौन सा हो। तो पाकिस्तान में अपना डाटम बना नहीं हुआ, इसलिए हम 1984 जो वर्ल्ड डाटम है वही यूज कर रहे हैं। फिर हमने शेप फाइल पढ़ा था। शेप फाइल बेसिकली क्या है, एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमारे शेप जो भी ज्योमेट्री है वो प्रिजर्व होती है और एट्रीब्यूट प्रिजर्व होते हैं विद द रेफरेंस ऑफ लोकेशन। एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर ज्योमेट्री, शेप से पता चलता है ज्योमेट्री, और एट्रीब्यूट सेव होते हैं विद द रेफरेंस ऑफ लोकेशन, जो भी हमारी लोकेशन है उसके हिसाब से। और याद रखना ये नॉन टोपोलॉजिकल फाइल है। नॉन टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजी से कहते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, ये नॉन टोपोलॉजिकल है। मैम रिलेशंस रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं मतलब जैसे एक पॉइंट का एक लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है, कनेक्टिविटी का है, एडजस्टन का है, रिलेशनशिप है, क्या है रिलेशनशिप। तो एक एक फीचर का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है वो टोपोलॉजी डिफाइन करती है। जैसे मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ तो मेरा घर है की दीवार के अंदर दूसरे घर की दीवार नहीं हो सकती, राइट। ऐसे ये वो एडजस्टमेंट का ही रिलेशनशिप रहेगा। अगर कंटेनमेंट का है तो इस मीन का कुछ तो मसला है, इस मीन के कोई तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम चल रही है। रोड मेरे घर के अंदर से नहीं गुजर सकती, कनेक्टिविटी जरूर हो सकती है, घर के अंदर से नहीं गुजर सकती। एक रोड मतलब दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं हो कनेक्टेड हो सकती। सकती है, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। हम बेसिकली कह रहे थे रिलेशनशिप बता रहे होते हैं दो फीचर का आपस में, पॉइंट का लाइन के साथ, पॉइंट का पॉइंट के साथ, पॉइंट का पॉलीगॉन के साथ ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के अंदर ट्री हो सकता है, बाज लोगों ने अपने घरों में या बिल्डिंग्स के ऊपर वो क्या लगाए होते हैं, टावर लगाए हुए हैं, इसके क्या कहते हैं ये जो है यूफोन कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी क्या है हमारे टेलीकम्युनिकेशन। पास, कम्युनिकेशन टावर लगाए होते हैं। तो किसी बाउंड्री के अंदर लगे हुए हैं, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर लगे हुए हैं। कुछ रिलेशनशिप में कंटेनमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। जैसे दो घरों के दरमियान में ऐसा नहीं हो सकता मेरे घर के अंदर किसी और की वॉल हो, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उसमें हमेशा एडजस्टमेंट का ही आएगा कि दो वॉल्स इकट्ठी हैं। मेरे घर के अंदर से रोड नहीं गुजर सकती। ठीक हो गया। वो डिपेंड करता है कौन से फीचर है और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। लेकिन हम फीचर में जनरली टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन करना, जो कि शेप फाइल डिफाइन नहीं करती। फिर जब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक लोकेशन की, कोई पूछने लगा था कुछ? नहीं ठीक है मैडम। जब हम जियोमेट्रिक लोकेशन की बात करते हैं या लोकेशन की बात करते हैं तो डिग्री मिनट सेकंड की या डेसिमल डिग्री की यूनिट की फर्क होता है। ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड जो है वो हमने पढ़ा था 111 किलोमीटर। मिनट का कितना फर्क है, एक मिनट का फर्क? मीटर में 1.1 कुछ था ऐसे ही। पेपर में था नहीं, अभी आप लोगों को ये पेपर में क्वेश्चन चाहिए था। 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर का। मैम एक डिग्री का आपने 111 किलोमीटर बताया था और एक मिनट का 1.8 किलोमीटर और एक सेकंड का 30 मीटर। एग्जैक्ट।
तो अगर 1 डिग्री गलत लिख दिया या 1 मिनट गलत लिख दिया या सेकंड गलत लिख दिया तो फर्क आ जाता। और डेसिमल डिग्री ये है कि आपका तो गूगल खोल ये आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये भी जानना ये वैसे ये था कि क्लास में इंशाल्लाह कभी करवाऊंगी। मैम इंटरनेट इशू है बहुत ज्यादा, आवाज नहीं आ रही। है डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये यहाँ से कन्वर्ट हो गए। स्क्रीन नहीं आया आपकी नजर शो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम आपकी। मैं आवाज शेयर नहीं हो रही क्लियर नहीं आ रही, सिग्नल इशू आई थिंक आपकी तरफ है। आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। मेरी तक ठीक है, मैं स्क्रीन में दोबारा आप बताइएगा शेयर हो गई स्क्रीन? नो मिस नहीं मैडम, नो मैम। गूगल बना रहा अभी तक तो नहीं ओपन हुआ, शायद वो मैम आपके स्क्रीन इंटरनेट शेयर नहीं हो रही। पे लोड हो रहा है अभी तक। नहीं हो रहा तो फिर मैं ये ना क्लास में करवा दूंगी। मैम 10 मिनट की ब्रेक ना कर यस चलो मैं ठीक, थैंक यू क्लास मैम, में थैंक यू। मैं क्लॉक तक ठीक है, ये एक टॉपिक ओके मैम, ओके। ये ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं खुद बार बार रिपीट करके थक गई हूँ आप लोगों को। अच्छा फिर हम पढ़ा था शेप फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। शेप फाइल की मेजर एक्सटेंशन जो प्राइमरी है वो 3 है और जो मेजर है वो 4 है। ठीक है, प्राइमरी वो है जिनके बगैर अगर आप शेप फाइल ओपन ही नहीं हो सकती। वो एक है .shp, .dbf और इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है .shx। .shp जिसमें आपके क्या ज्योमेट्री प्रिजर्व होती है, शेप प्रिजर्व होती है। .dbf वो है जिसमें आपके एट्रीब्यूट प्रिजर्व होते हैं, जो एक्सेल में हमने खोल के भी देखी थी, एक्सेल में खुल जाती है। और .shx जो इन दोनों की कनेक्टिविटी यूज होती है, शेप की और एट्रीब्यूट की, किस एट्रीब्यूट ने किस ज्योमेट्री के साथ मिलना है, जो प्रिजर्व करता है वो .shx है। ये आपकी प्राइमरी है। अगर इनमें से कोई भी मिस हो जाए आपकी शेप फाइल ओपन नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट जो हम कहते हैं मेजर आती है वो .prj है, प्रोजेक्शन फाइल। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोजेक्शन और वो सारी इंफॉर्मेशन .prj ने प्रिजर्व की होती है और बाकी जो है वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, और इसमें .xml जो एक और फाइल बनती है जो इंडेक्सिंग के लिए, जिसमें आपका मेटा डाटा पड़ा होता है। और मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा, कि वो डाटा किसने बनाया था, कब बनाया था, किस चीज के लिए बनाया था, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें प्रिजर्व होती है। फिर हमने एक काम किया था जियो रेफरेंसिंग का। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग बेसिकली क्या है? आपका जो रास्टर डाटा सेट है उसको रियल वर्ल्ड में किसी जगह पे कि वो एक्चुअल पोजीशन पे कहाँ पर है उसको प्लेस करने को हम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। इमेज मेरे पास कोई आया, उसको अर्थ के किस जगह पे रखना है, किस जगह पे वो होगा या उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको हम कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग और एक है रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग। ये सारी चीजें पढ़ लेना, मैं जनरल चीजें बता रही हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग वो है जिसमें हम अपनी मर्जी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर कर रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम कंट्रोल पॉइंट अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि ऑलरेडी एक मेरे पास इमेज रेक्टिफाई पड़ा हुआ है, एक इमेज पड़ा हुआ है, उसको हमने जो पहले या किसी ने मुझे करके दे दिया, मैंने उसी को अपनी बाइबल मान के तो दूसरे को उसके रेफरेंस असाइन करती हैं। उसमें अगर एरर होगा पहले वाले इमेज में तो दूसरे में ऑटो आ जाएगा, अगर उसमें एरर नहीं होगा तो मेरा दूसरा इमेज जो है वो एरर फ्री होगा। ठीक, और हम जो काम कर रहे थे वो जीसीपी ले रहे होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। वो आइदर हम ले रहे हो गूगल अर्थ से ले रहे हो
किसी जीपीएस से ले रहे हो, टोपो शीट से ले रहे हो, हमारे पास वो पॉइंट एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है। और जब हम जीसीपी लगा रहे होते हैं तो 2 पॉइंट्स, हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा डायगोनल लगाने हैं। ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स डायगोनल लगाने और फिर उसके बाद हम और कवर करना होता है मैक्सिमम एरिया। कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लगा रहे होते हैं ताकि पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाए। और रिलेटिव में विद द हेल्प ऑफ के जो इमेज वहां पे शेप है, यहाँ पे भी वही शेप है, तो उसको रेफरेंस बना के हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट, क्लियर है। और लास्ट में हमने पढ़ा था डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली एक जगह है, एक जहाँ पे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डंप कर देते हैं। ठीक है। जहाँ से हम बाद में रिट्रीव कर मैम सकें सारी इंफॉर्मेशन। मीट के बाद ना करें मैम। क्या डेटाबेस वाला लेक्चर में से Database- वैसे भी शेयर डेटाबेस किया तो तो मैंने मिनट के पढ़ा बाद दिया आएगा, हुआ है। डेटाबेस तो पढ़ा दिया हुआ लेकिन ये है, आया नहीं लेक्चर हमारे पास। तो मैं भी भेज देती लेक्चर हूँ। नहीं है मैम हमारे पास, भेज दे तो मैम। मैं भी भेज देती हूँ। इसमें ये भी कौन सा ग्रुप में मसला शेयर हुए हैं ना, डेटाबेस का शेयर हुआ है मैम ग्रुप में अभी। नहीं वो हुआ है? जी जी हुआ है, अभी डाउनलोड किया है। देखो जरा, आप लोगों की आपस में स्टेटमेंट नहीं मिलती, मैं क्या कहूँ आपको। डाटा टाइप है मैम। मैम इस नहीं है। मैंने लास्ट टाइम शेयर नहीं किया था। चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ। इसमें वैसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है। 1 सेकंड दे मुझे, तो मैं भी शेयर कर देती हूँ। इसके बाद अगर हम टोपोलॉजी पढ़ लेते तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने मैप्स पढ़ा के तो आगे एनालिसिस कराने थे। चलो कोई नहीं। मैं सब आप QGIS पे जरा करवाइएगा, ये सीख लिया हुआ है। मैं ना सेकंड 3 लेक्चर जो है ना वो QGIS पे दूंगी। ठीक है। ठीक है। उसमें ये है कि आपको बेसिक ग्रिप हो जाए, उसके बाद आप जिस मर्जी सॉफ्टवेयर को यूज करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट 3 लेक्चर्स होंगे QGIS पे। वो लास्ट 3 लेक्चर होंगे। एक्सक्यूज मी मिस, इसमें स्पेशल जो हम करते हैं उसमें भी होगा स्पेशल रेफरेंसिंग जो हम करते हैं? मतलब स्पेशल एडजस्टमेंट जो हम करते हैं। स्पेशल एडजस्टमेंट से क्या मुराद है आपका? मिस जो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, हमारे पास अगर कोई दूसरी बाउंड्री आती है तो हमारे पास उसको जब हम स्पेशल एडजस्ट करते हैं उससे रिलेटेड थोड़े से होते हैं कि उस पर आपने कंट्रोल पॉइंट्स आप जब उसको दे रहे होते हो, जो आप पॉइंट सेट कर रहे होते हो, तो उसमें आपकी थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ जाती है कि एग्जैक्ट वो लेयर उस पर नहीं बैठती है। तो उस पर आप थोड़ा सा गाइड कर देंगी? हाँ हाँ जरूर, तो कोई इशू नहीं है। मैम अभी डेटा सेट पढ़ा देना। क्या पढ़ा दूं? डेटाबेस मैम, डेटाबेस। हाँ डेटाबेस भी पढ़ा रही हूँ। वो में से आप बच्चे लगा राब्ता कर देना, मैं आपको करवा दूंगी। ओके मैम डेटाबेस पढ़ा दें, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रही। अस्तगफिरुल्लाह। बच्चों आप लोगों के कितने मासूम रोने हैं, जो लेक्चर नहीं ना पढ़ना होता वो समझ नहीं आ रहा। मैम अब पढ़ा दें, बेशक समझा दें, लेकिन वो नहीं समझ आ रहा, बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं बता देती हूँ। सिंपल सिंपल एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह है जहां पे अपनी सारी चीजों को फेंक सकते हो, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। वहां पे आपने शेप फाइल भी फेंक दी, वहां पे आपने अपने क्या कहते हैं एनोटेशन भी फेंक दी, वहां पे आपने हर इंफॉर्मेशन टेबल बनाए हुए हैं वो फेंक दिए, रास्टर डाटा वो फेंक दिए, उसको हम जियो डेटाबेस कहते हैं। और अगर सिंपल डेटाबेस कहते हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको हम जियो डेटाबेस कह देंगे। दैट्स इट। एनोटेशन से क्या डिनोट करते थे मिस? एनोटेशन का मतलब यस मैम, आपकी ये लेबलिंग, एनोटेशन का जब आपकी लेबलिंग लास्ट टाइम जब आपको क्लास में याद हो, हमने पता नहीं कौन सी क्लास में किया था, हमने लेबल बनाए थे। ठीक है। अब मेरे पास है 4 लेबल्स, मैं हर दफा डाटा खोलूंगी मुझे दोबारा लेबल्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँ, उसको सेव करके रख लूँ कि मेरा जो सिटी का पॉइंट, जो सिटी लिखा हो वो बड़ा लिखा हुआ आ रहा हो, और जो जो लैंडमार्क है वो छोटे लिखे आ रहे, जो रोड नेटवर्क वो सबसे छोटा उसका कलर ये आ रहा हो। मुझे हर दफा ये करना पड़ता है जब मैं ArcGIS खोलती हूँ।
तो मैं क्या करूं, उसकी लेयर को सेव करके रख लूं। तो जैसे ही मैंने उसको खोला, उसकी लेयर को ऑन किया, वो ऑटो मेरे सारे लेबल जो है उसी फॉर्मेट में खुलना शुरू हो जाएंगे, उसी कलर में, उसी फॉन्ट में, उसी सब में। ठीक है। डेटाबेस बेसिकली क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन डंप कर देते, सारी इंफॉर्मेशन फेंक देते हैं। मतलब एक ज्यूम करो, एक ड्रम है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन फेंक रहे हो, और आप फेंक कैसे रहे हो कि बाद में उसको रिट्रीव कर सको, बाद में उसे कॉल करके देख सको। दैट्स इट, ये डेटाबेस है। और जियो का क्या मतलब है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हो। फीचर क्लास पढ़ा था, रास्टर डेटा सेट और टेबल। फीचर क्लास क्या है, सेम वही बात है, जो शेप फाइल है उसको हम फीचर क्लास कहते हैं, लेकिन जब वो शेप फाइल जो है डेटाबेस के एनवायरनमेंट में आती है उसको हम फीचर क्लास कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, शेप फाइल को ही इंपोर्ट कर लें तो वो फीचर क्लास बन जाती है, लेकिन जब हम उसको डेटाबेस के एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं उसको फीचर क्लास कहते हैं। क्लियर होती, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन सेम वही चीजें हैं। डेटाबेस से बाहर है तो शेप फाइल है, डेटाबेस के एनवायरनमेंट में अंदर है तो वो फीचर क्लास है। जैसे ये एक ड्रम पड़ा हुआ है, इस ड्रम में आपने पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन, नोटेशन, टेबल, रास्टर, हर चीज, कैड की फाइल, जो सारा कुछ उधर फेंक दिए, वो आपका क्या है, जियो डेटाबेस। तीन टाइप्स हैं डेटाबेस की, एक फाइल डेटाबेस, पर्सनल जियो डेटाबेस, और आर्क एसडी जिसको हम कहते हैं मल्टी यूजर। सबसे पहले है पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये है कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बना रही हूँ एक ऐसी डेटाबेस जिसका साइज भी कम है और सिंगल यूजर है इसका। और ये क्या है, इजी पोर्टेबल है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये MS एक्सेस में खुल जाएगी, जैसे वर्ड की फाइल खुलती है, एक्सेल की फाइल होती है, इसी तरह MS एक्सेस एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, ये उसमें खुल जाती है। ठीक है। और ये सिंगल यूजर के लिए होती है। पर्सनल है तो इसका मतलब है एक पर्सन यूज कर सकता है। फाइल डेटाबेस जो है वो इनकोडेड फॉर्मेट में होती है, ये आपकी सिवाय GIS एनवायरनमेंट के और कहीं नहीं खुलती। ठीक है। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे वो अगर मैं गलत नहीं तो वो 2 GB होता है और ये 2 TB होता है। ठीक। और सेम वही हम सारी चीजें इसमें फेंक सकते हैं, और इनकोडेड होता है तो इसका क्या कहते हैं, करप्ट होने के चांसेस कम है। और लास्ट वन जो है वो एंटरप्राइज है, कि एक ही जगह पे एक सर्वर बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम जो है वो सर्वर कनेक्ट करवा दिया, जैसे आपके डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं, वो जो भी पर्सन बैठे थे, नाम मुझे भूल गया, उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो सर्वर बनाया हुआ है। आपको उनको कहते डाटा रख दे, वो एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें सारों में डाटा फेंक देते हैं। यही होता है ना, अपना यूजर आप लॉग इन करें, उन्होंने एक सर्वर बनाया हुआ है, वहां पर डाटा रखते हैं, आप सारे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एक दूसरे का डाटा नहीं मैं देख वो सकते, लेकिन वो शबीर आपका साहब डाटा देख सकते हैं। जी, वो शबीर साहब है मैम। या हाँ शबीर साहब, या कुछ एग्जांपल याद आई। उन्होंने एक जगह सर्वर पे डाटा रखते हैं और आपको एक्सेस दे देते हैं, जितने यूजर MS PhD या जितने PS के हैं, वो सारे उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसने क्या काम किया, लेकिन आप उनका काम नहीं देख सकते। ये ऐसा एंटरप्राइज है, लेकिन आप एंटरप्राइज को ले लो GIS के एनवायरनमेंट के। GIS का पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं आपको राइट दूं तो आप उस शेप फाइल को देख के खोल, या क्लास को देख रहे हो, या रास्टर डाटा को सेट को देख रहे हो, तो मैंने एक्सेस दी हुई है। ये तीन लोग जो है वो ये वाली फाइल को देख लें, ये दो लोग इस फाइल को देख के काम कर लें, तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही, कौन इस वक्त क्या सिस्टम खोला रही है। एंटरप्राइज ये है, अनलिमिटेड यूजर और अनलिमिटेड स्पेस। मिस वॉइस कनेक्शन लेकिन आर्क SD का जो है वो थोड़े से पैसे उसमें ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आपने अनलिमिटेड
बनाना होता है कि थोड़ा पैसे ज्यादा चाहिए बस। मिस आपकी वॉइस सारी डिस्कनेक्ट हो रही है बहुत बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि क्या यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं, तो बाकी सारी वो चीज मैम जिससे आपकी आवाज बार वॉइस बार कट रही है। डिस्कनेक्शन आ रहा है बहुत ज्यादा वॉइस। मैम ये बात दोबारा बता दें, आपकी आवाज कट गई दोबारा। वो भी क्लियर चीजें सारा ही मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है कि नहीं? मैम आवाज का इशू है, कभी आती है कभी नहीं आती। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम चली गई है क्लास। मैम दोबारा रिज्वाइन करेंगी। राफी भाई कैसे हैं आप? मैं आप सुनाए भाई, ठीक है खैरियत से? मैम तो नहीं है ना क्लास में। डेटाबेस वैसे तो मैंने पूरा ही रिवाइज कर दिया, कहाँ तक नई आवाज आ रही थी? बस ओके हो गया। मैं सब क्या मैंने बता दिए थे। मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एंटरप्राइज पे थे हम, एंटरप्राइज। मैम 6 बज गए। एंटरप्राइज है वो 6 बज मल्टी गए यूजर है, वापस अनलिमिटेड है। अच्छा अगली दफा पेपर है फिर ना कहना। मिड में मिड इंशाल्लाह हो जाएगा मैडम ब्रेक इंशाल्लाह। मैम बस पेपर में पास करना। 6 बजे ठीक है बच्चों फिर। मैम ये बस बता दें, ये जो हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट कर रहे थे वो अभी तो नहीं हमने उसकी प्रोग्रेस मार्क करवानी ना ड्यूरिंग पेपर, या उसके बाद ही